Welcome back, students. Today we will discuss the role of catalyst in activation energy and the numerical on the activation energy. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो रेटिंग में लिखा हुआ है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। रेट रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है कैसे? बाय यूजिंग ए कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट का यूज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कारण क्या है? जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन के रास्ते को चेंज कर देता है। ए कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस which increases the rate of the reaction by providing an alternate path with lower activation energy। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो हो जाती है। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, ये जो सॉलिड लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉलिड लाइन में चेक कीजिए आप लोग। सॉलिड लाइन में क्या है? रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ये जो लाइन है क्या है? रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ये सॉलिड लाइन है, यहाँ देखिए आप। क्लियर? ये सॉलिड लाइन कौन सी है यहाँ पे? ये देखिए, ये वाली क्या है? ये द ग्राफ विदाउट द कैटलिस्ट। और जो डॉटेड वाला ग्राफ है, ये आपको नजर आ रहा है नीचे, ये क्या है? द ग्राफ विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो बोलते हैं सब्सटेंस दैट मॉडिफाई द ट्रांजिशन स्टेट टू द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी लेवल इज कॉल्ड कैटलिस्ट। और अगर वो कैटलिस्ट कोई प्रोटीन है तो उसको बोलेंगे एंजाइम। क्या बोलेंगे उसको? एंजाइम बोलेंगे। ठीक है। जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को तो लो करता है, लेकिन डेल्टा एच या डेल्टा जी की वैल्यू को चेंज नहीं करता। क्योंकि डेल्टा एच चेंज नहीं होते, डेल्टा जी चेंज नहीं होते, तो ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर आपको ये बात? डेल्टा एच जितना है उतना ही रहेगा। नो, देयर विल बी नो चेंज इन डेल्टा एच। कारण क्या होता है? जो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की लोअर हुई है, उतनी ही बैकवर्ड की लो होती है। ठीक है। तो उसमें बोला गया है यहाँ पे, ए कैटलिस्ट इज एबल टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी बाय फॉर्मिंग ए ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर आके? जो अब इसमें आपके पास जो थ्योरीज हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक है कैटालिसिस पे, तो हम डिटेल में इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है बाय यूजिंग ए कैटलिस्ट इन 99.999% केसेस। कुछ एक केसेस होंगे जिसमें नेगेटिव कैटलिस्ट होगा, लेकिन वो जो एग्जांपल्स है आपको सरफेस केमिस्ट्री में ही हैं, केमिकल काइनेटिक्स में नहीं आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हमेशा कैटलिस्ट का इस्तेमाल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में ही कर रहे हैं। श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो ध्यान से ये थ्योरी पढ़ लीजिए। इस थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंस है, हम इसको ध्यान से समझ लेते हैं। कह रहा है द कैटलिस्ट बाय नेचर क्रिएट्स ए मोर कंफर्टेबल फिट फॉर द सब्सटेंस ऑफ रिएक्शन टू प्रोग्रेस टू ए ट्रांजिशन स्टेट। तो वो एक नया जो रास्ता बनाएगा, उसमें क्या होगा? एक नई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और वो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? एनर्जी लो क्यों आती है? क्योंकि जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेड मॉलिक्यूल हैं, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी दैट अकर्स ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइड ऑफ द कैटलिस्ट। असल में क्या होता है? कैटलिस्ट की सरफेस के साथ पार्टिकल की बॉन्डिंग बनती है, तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। उससे क्या होती है? हीट रिलीज होती है। तो कुछ जो हीट है वो रिलीज की रिक्वायरमेंट की फॉर्म में मिल जाती है आपको, इसलिए कैटलिस्ट को
जो की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, जब वो बॉन्ड में जाता है, वो बॉन्ड कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, वो कोई वेंडर वाल अट्रैक्शन हो सकता है, और वो कोई क्या हो सकता है, सरफेस अट्रैक्शन पॉसिबल है उसमें। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट है किसी ना किसी तरीके से आपको रिएक्शन, कई बार क्या होता है, जो कैटलिस्ट है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को इजी कर देता है कि इलेक्ट्रॉन पहले अपने से प्रोवाइड करवा देगा, बाद में सबस्ट्रेट से ले लेगा, मतलब रिएक्टेड मॉलिक्यूल से ले लेगा। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, क्लियर आपको ये बात? तो याद रखिए इस चीज़ को, कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट का काम है टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये जो लोअरिंग है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में इक्वल होती है। क्या होती है? ये इक्वल होती है। क्लियर आपको ये बात? श्योर? तो दोबारा समझ लीजिए, एक कैटलिस्ट क्या करता है? लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ। तो उससे क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स मोर। क्लियर आपको ये बात? श्योर? अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक रिएक्शन बनाया है, एक पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम बनाया वर्सेस रेट कोऑर्डिनेट्स। तो ये है द रिएक्शन व्हेन कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। इसमें क्या है? कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। तो वो दोबारा यहाँ पर बना दिया हमने, जो यहाँ पर इसको दोबारा बनाया हमने। तो अब हमने क्या यूज़ किया? अब हमने यूज़ किया कैटलिस्ट। क्या यूज़ किया? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो जो कैटलिस्ट होगा वो एक्टिव एनर्जी को लोअर कर देगा। अब वो जो लोअरिंग क्या है? वो लोअरिंग जितनी फॉरवर्ड के लिए है उतनी ही बैकवर्ड के लिए है। दोनों में सेम वैल्यू आएगी ना। अगर मान लीजिए कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड रिएक्शन में एनर्जी को लो किया है 60 किलो जूल, तो बैकवर्ड में भी 60 किलो जूल ही कम करेगा, क्योंकि ये एरो तो नीचे सेम तरीके से आ रहा है। तो कैटलिस्ट ने एक नया रास्ता दिखा दिया है उसको, जिससे क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी लो हुई है। तो आप बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन lowered by same amount, lowered by same amount। जितना फॉरवर्ड का कम हुआ है उतना ही बैकवर्ड का कम हुआ है, याद रखिए। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो उससे क्या होता है? नो चेंज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा जी। डेल्टा एच और डेल्टा जी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम रीच्ड क्विकली। इक्विलिब्रियम जल्दी से हो जाता है, बट नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा कि नहीं? ये 1 2 3 आर यू श्योर? व्हाट? दूसरा बात है, जो कैटलिस्ट है ओनली वर्क फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जिन रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो कोई कैटलिस्ट उसको नेगेटिव नहीं बना सकता। क्लियर आपको ये बात? ये आपको समझना है यहाँ पर। आर यू श्योर अबाउट दैट बेटे? ये पॉइंट आप समझ लीजिए यहाँ पे। श्योर अबाउट दैट बेटे? क्लियर? तो आप बोल सकते हैं
कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर x है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको बोलेंगे EAC, वो क्या हो जाएगी x माइनस वाई किलो जूल। तो y क्या है, डिक्रीज इन एनर्जी, y क्या है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी में डिक्रीज, लेकिन डेल्टा H की वैल्यू में चेंज नहीं आएगी। क्लियर है ना? आर यू श्योर अबाउट दैट? आर यू श्योर? आप दोबारा चेक कर लीजिए। ठीक है, ये फॉरवर्ड देखिए, जितना बैकवर्ड कम हुआ है उतना ही फॉरवर्ड कम हुआ है, जितना फॉरवर्ड कम हुआ है उतनी ही बैकवर्ड एनर्जी कम होती है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? ठीक है, इसको दोबारा से समझ लेते हैं ग्राफिकली कि मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेट कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ है, तो अगर आप मान लीजिए ये ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए कोई यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ किया आपने, तो कैटलिस्ट ने ये जो एनर्जी है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की सेम अमाउंट से कम की है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो ये जो है, अगर ये A है तो ये भी A है, तो ये भी A है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ एक्टिवेशन एनर्जी लोअर बाय द सेम अमाउंट बाय द कैटलिस्ट। ठीक है ना? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन लोअर बाय दी सेम अमाउंट, लोअर बाय दी सेम अमाउंट। क्लियर आपको ये बात? तो आप बोल सकते हैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है, मान लीजिए 200 किलो जूल, और विद कैटलिस्ट है मान लीजिए 140 किलो जूल, लेकिन दोनों में डेल्टा H की वैल्यू सेम ही रहेगी, माइनस x किलो जूल, यहाँ भी क्या रहेगी, तो डेल्टा H डज नॉट चेंज। और विद कैटलिस्ट क्या होगा, विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी गॉट लोड, वो 140 पहुँच गई है, तो 200 से कितना पहुँच गया 140, तो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम फास्टर। क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर आपको ये बात? तो आप दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे log k जो है वो है log a माइनस ए बाय 2.301 बाय टी। तो जो ये EA बाय 2.303 R है, यही क्या है, यही तो स्लोप है। फिर log k2 बाय log k1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ये हमने दोनों रिविजन कल की क्लास में किए थे, तो ये आपने याद रखने हैं अच्छे ढंग से नोट करके, ठीक है? नहीं, मैं रिपीट करके लिखा आपके, ठीक है? दूसरा,
जनरल इक्वेशन आपको पता ही है, के इक्वल टू क्या होती है, ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्लियर आपको ये बात? तो ये भी आपको मन होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिए K2/K1 का रेशो है, उसी को हम बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या है ये? टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। आर यू ओके विद द सिचुएशन? वेरी मच ओके। नाउ दोबारा से लिख लीजिए इस पॉइंट को कि जो K है वो है A, दैट इज आर्हीनियस EA/RT K डैश। जब कैटलिस्ट यूज कर लिया आपने तो उसमें क्या होगा, A E पावर माइनस EA कैटलिस्ट बाय RT। तो जो K1 है यूजली ग्रेटर देन क्या होगा, K से। वाई? क्योंकि EA इज ग्रेटर देन EA कैटलिस्ट। जो अनकैटलिस्ट रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, कैटलिस्ट में क्या होगी, एनर्जी लोअर हो जाएगी। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। श्योर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ पे, A ट्रांसफॉर्मिंग इनटू B प्लस C। K1 की वैल्यू क्या है, K1 की वैल्यू यहाँ पर है 2.1 एट T1 दिस, और K2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज एट T2। तो कह रहा है EA निकालिए और टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालिए। तो सबको मालूम है K2/K1 का जो रेशियो है वो क्या होता है, म्यू की पावर डेल्टा T/10। तो K2 की वैल्यू है 2.39 इंटू 10⁻⁻⁷। ये है 30/10, क्योंकि 680 है और ये 650 है। तो म्यू की कितनी आ गई, 3। ये कट के आ गया 11.11। तो ये जो है 2.23 का क्यूब हो जाएगा। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है, 2.23। मतलब क्या है, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय फैक्टर 2.23। ठीक है बेटे, क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? श्योर? अब नेक्स्ट है EA निकालना है। क्या निकालना है आपको, EA निकालना है। ये समझिए, आप समझिए बेटे, इजी है ना, टू इजी। आर यू श्योर? तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रख दी है आपने, K2 की जगह K2 की वैल्यू, K1 की जगह K2 की वैल्यू। EA निकालना है आपको। T2 की जगह आ गया 680, T1 आ गया 650, 680 इंटू 650। EA देखिए अब 2.303 और R के लिए क्या होती है 8.314। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हमेशा जो आंसर है वो होगा 19.147। कितना होगा, 19.147। तो आप इसको अब, तो हमारे पास EA की वैल्यू आ गई 30/680 इंटू 650। तो ये कट गया तो ये हो जाएगा log 2.39 10⁻⁻1 माइनस log 2.15। श्योर अबाउट दैट? क्लियर आपको ये बात?
तो ये अब आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो जब आप इसको log a माइनस log b को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ गया 1.0442, ठीक है श्योर। फिर ये जो मल्टीप्लाई करके इस पूरे नंबर को, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरे नंबर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 294,567.9 जूल्स। तो कितना आ गया 294.2679 किलो जूल। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्टिवेशन एनर्जी। क्या किया आपने, इसको डिवाइड किया 1000 से, तो आपके पास आंसर आ गया। आपके पास क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया यहाँ पे 294.2677 किलो जूल। आर यू गेटिंग दैट? श्योर, वेरी मच श्योर। वो कह रहा है यहाँ पे द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्रिपल व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 50 डिग्री टू 100 डिग्री। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे आपका T1 है, तो ये हो गया हमारे पास 323 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास T2 है तो वैल्यू आ गई 373 केल्विन। जो K2 बाय K1 का रेशियो है वो 3 है। कितना है वो 3 है। अब आप इक्वेशन पुट कीजिए log K2 बाय K1 T2 माइनस T1 बाय T1 T2। तो K2 बाय K1 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है यहाँ पे, कितनी है यहाँ पे बेटे, T2 मालूम है, ये T2 है, ठीक है, ये T1 है आपके पास, और K2 बाई K1 3 है। तो यहाँ पुट कीजिए वैल्यू को, तो पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है, log 3 इक्वल टू EA बाई 19.147 50 डिग्री। कितना आ गया यहाँ पे 50 डिग्री। देखिए यहाँ पे ध्यान से, कितना आ गया ये 50 डिग्री आ गया यहाँ पे। क्लियर है आपको ये बात? तो 50 डिग्री आने में क्या हुआ यहाँ पे, तो ये है 373 इंटू 323। तो log 3 का लिखते हैं 0.4771 ये इंटू 5 बाई 1950 ये 1.9147 हो गया। देखिए ये यहाँ कम कर दिया डेसिमल के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, मतलब 222 पॉइंट किलो। दैट इज़ टू ईजी। क्या बोलेंगे इसको, टू ईजी। दोबारा समझिए, यहाँ पे ये हमने 50 का ज़ीरो कम कर दिया है। यहाँ पे 50 का ज़ीरो क्या कर दिया, यहाँ पे 50 का ज़ीरो यहाँ पे हमने कम कर दिया, ये ज़ीरो को उड़ा दिया, इस ज़ीरो को, ठीक है, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1.947 कर दिया, ठीक है बेटे। और ये जो वैल्यू है ये, सॉरी, ये 73 है, और इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट द आंसर। श्योर अबाउट दैट, टू इजी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं log k की वैल्यू है 14.34 इंटू दिस। तो क्या कह रहा है, क्या करना है आपको, वो कह रहा है कि आपको यहाँ पर EA निकालना है और हाफ नाइफ निकालनी है जब, सॉरी K नहीं, और आपको टेम्परेचर निकालना है जब T हाफ की वैल्यू ये हो 256। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आप जो क्वेश्चन है, जो आपको गिवन क्वेश्चन है वो है log k
इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 10/4/t। इसको रिलेट कीजिए log k इज इक्वल टू log a माइनस a बाय 2.303 r 1/t। क्लियर है यहाँ पे? तो साफ मालूम पड़ रहा है यहाँ से कि जो वैल्यू है हमारे पास ए बाय 2.303 आर की बाय कंपेयरिंग कॉफिशिएंट कर रहे हैं हम। जैसे देखिए ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है एक्सप्रेशन में सेम आ रहे हैं, यस और नो? कितना है यहाँ पे? तो आंसर है 1.25 इंटू 10 पावर 4 आ रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो आंसर है 2.303 आर इंटू 1.25 10 पावर 4। तो ये की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 23.934 इंटू 10 पावर 4 जूल्स। कितना आ गया? 239.34, तो 239.34 किलो जूल। क्या है बेटा? ये वैल्यू आ गई ई ए की। अब आपको जो मज़ेदार बात जो चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि यहाँ पे आप एक्सप्रेशन को दोबारा चेक कीजिए तो वो सेकंड इनवर्स में है यहाँ पे। ठीक है? तो अब करना क्या है आपको, लेकिन जो टी हाफ निकालने को बोला गया है वो किस पे निकालने को बोला गया? वो निकालना है मिनट्स पे। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है ताकि ये दोनों, ये सेकंड इनवर्स और ये मिनट इनवर्स सेम हो जाए। श्योर? तो क्या करेंगे अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए कि जो टी हाफ है वो क्या होता है? ऑब्वियस है टी हाफ होती है 0.693/k। तो टी हाफ कितना है? 256 मिनट। तो इसको कन्वर्ट कीजिए सेकंड्स में। तो के के लिए क्या आ जाएगी? 0.693/256 इंटू 60। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 4.51 10 पावर दैट इज द वैल्यू ऑफ के। श्योर? जब ये वैल्यू ऑफ के, अब आपके पास क्या आ गई? वैल्यू ऑफ के आ गई आपके पास। तो वैल्यू ऑफ के जब आपके पास आ गई तो आप यहाँ पुट कीजिए लॉग के इज इक्वल टू व्हाट? 14.34 माइनस 1.25 10 पावर 4 t में, और ये t निकाल लीजिए। तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पे? लॉग कितना? 4.51 10 पावर माइनस कितना था बेटे यहाँ पे? 5। 14.34 माइनस 1.25 10 पावर 4/t। इसके लॉग को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4.3458। ये प्लस का हो जाएगा, क्या माइनस का हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा ये? 14 माइनस 1.25 10 पावर 4/t। जब इसको इस तरह ले जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ये इधर जाके माइनस ये ऐड हो जाएगा -18.6858 इक्वल टू माइनस 1.25 10 पावर 4/t। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, t कम्स आउट टू बी
12,500 बाई 18.6858। आंसर क्या आ गया बेटे? आंसर आ गया आपके पास 669 केल्विन। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? वेरी मच क्लियर। ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एक्टिवेशन जो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो पहले क्या थी? वो थी 60 किलो जूल थी। क्या थी वो? 60 किलो जूल थी। हमने क्या किया? हमने एक कैटलिस्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? एक कैटलिस्ट लगा दिया। तो कैटलिस्ट लगाने पे क्या हुआ? कैटलिस्ट लगाने पर जो एनर्जी है वो 50 किलो जूल है। ये कैटलिस्ट की है और ये अनकैटलिस्ट की। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलिस्ट रिएक्शन इज 50 एंड अनकैटलिस्ट 60। ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर ये केस यहाँ पर सेम है, देखिए ये जो सेम है यहाँ पर, तो खैर ठीक है। तो आपको क्या बताना? वो कह रहा है कि दोनों के रेट में क्या रेशो है। अब देखिए ये रिएक्शन यहाँ से एनर्जी लोअर हुई। क्या एनर्जी क्या हुई? यहाँ से लोअर हुई। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो हम कंपैरिजन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो K2 मान लेते हैं क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट को यूज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो आप बोल सकते हैं K2 की वैल्यू है AE⁻⁻ कैटलिस्ट, और K1 की वैल्यू क्या है? AE⁻⁻. अब आप क्या करेंगे? अब आप K2/K1 कर दीजिए। कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय RT डिवाइडेड बाय AE अनकैटलिस्ट बाय RT। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया। तो K2/K1 क्या हो गया? ये हो गया E⁻ये कैटलिस्ट बाय RT ई पावर। अब ये माइनस की ऊपर जाके प्लस होगी EA/RT। तो जब बेस सेम हो, जब क्या हो? ये भी एक्सपोनेंशियल है और ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो आंसर आएगा EA कैटलिस्ट बाय RT इज इक्वल टू K2/K1। तो क्या आंसर आएगा? K2/K1 इक्वल टू, दोबारा चेक कर लें, EA कैटलाइज्ड बाय RT। दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। EA कितना था? तो आंसर है 60। ये कैटलाइज्ड था 50 किलो जूल, तो ये 1000 आ जाएगा जूल्स के लिए, डिवाइड बाय RT। तो R इंटू टी, R की वैल्यू है 8.314, T की वैल्यू है 300 केल्विन। तो लॉग से ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा लॉग K2/K1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 300। ठीक है ना? तो K2/K1 क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो आप एंटी लॉग टेबल में इसको सॉल्व करके एंटी लॉग टेबल निकाल लीजिए। क्लियर? श्योर अबाउट दैट? तो क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर है K2/K1 इज इक्वल टू व्हाट? K2/K1 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.741। तो व्हेन यू सॉल्व इट
K2 by K1, it comes out to be 55.1. Cross multiply. So K2 increase 55 times that of K1. Easy, that is too easy. Are you sure बेटे? देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि टी हाफ है 20 मिनट्स जब T1 है 300, टी हाफ है 5 मिनट जब T2 है 350। सबको मालूम है के की वैल्यू क्या होती है 0.693 बाय टी हाफ। तो इट इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पे K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.693 बाय 5 मिनट। K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.693 बाय वट 20 मिनट। तो अब आपको जब डिवाइड करेंगे तो K2 बाय K1 क्या आ जाएगा 0.693 बाय 5 बाय 0.69 बाय 20, आंसर आ जाएगा 20 बाय 5 4। सो K2 बाय K1 इज इक्वल टू 4। आर यू ओके विद दैट? क्लियर? चेक कर लीजिए, ये 20 है ये 5, तो आपने K2 बाय K1 को डिवाइड किया, कुछ नहीं किया। चेक करिए, सिंपल क्लास 7 का मैथ्स है, ठीक है ना। तो नाउ यू इफ यू K2 बाय K1 इक्वल टू 4, तो क्या आंसर आ जाएगा log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय 2.303R T2 माइनस T1 T2। तो ये आ गया log 4। आंसर कितना आ गया 19.147। T2 के लिए यहाँ पे 350 माइनस 300 डिवाइड बाय 350 इंटू 300, कैलकुलेट द आंसर। तो कैलकुलेशन करने पर E आ गया 24,206 जूल। कितना आ गया 24.206 किलो जूल। इजी, दैट इज टू इजी। समझ आ गया बेटे आप लोगों को? क्लियर?